स्मार्ट बीपीएससी हब की जीएस जीव विज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी इस सीरीज पर चौथी गहन चर्चा है। आज हम कुछ ऐसे विषयों को जोड़ने वाले हैं जो अक्सर अलग-अलग पढ़े जाते हैं: पोषण, सूक्ष्म जीव और मानव रोग। बिल्कुल। पिछले 3 सत्रों में हमने कोशिका, आनुवंशिकी और मानव शरीर के तंत्र की एक मजबूत नींव रखी थी। आज हम देखेंगे कि ये सब चीजें असल दुनिया में कैसे काम करती हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये रट्टा नहीं है कि किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, बल्कि ये समझना है कि हमारा खान पान और हमारे आसपास के छोटे छोटे जीव हमारी सेहत की पूरी कहानी कैसे लिखते हैं। और बीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक ये कनेक्शन समझना ही सबसे जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले पोषण के उन बड़े खिलाड़ियों का एक क्विक रिकैप करते हैं जिनसे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि वसा में प्रोटीन या कार्ब्स के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा ऊर्जा होती है, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए रेडी कैश की तरह हैं, मतलब जल्दी मिलते हैं और जल्दी खर्च हो जाते हैं। अच्छा। प्रोटीन शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मांसपेशियां और एंजाइम बनते हैं। लेकिन वसा वो शरीर की फिक्स डिपॉजिट है। इसकी जो रासायनिक संरचना है वो बहुत सघन होती है, जिसमें ऊर्जा बहुत कम जगह में पैक होती है। इसीलिए ये ऊर्जा का सबसे घना स्रोत है। और प्रोटीन्स की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकोर और मरास्मस जैसी बीमारियां होती हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन वसा के बारे में एक आम धारणा है कि यह हमेशा हानिकारक होता है। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हानिकारक होते हैं ट्रांस फैट्स या जरूरत से ज्यादा संतृप्त वसा। लेकिन जो असंतृप्त वसा हैं जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, वो हमारे दिमाग और शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वसा के बिना हमारा शरीर कुछ जरूरी विटामिन को सोख ही नहीं सकता। अच्छा। और यहीं से हम आज के अपने पहले मुख्य विषय विटामिन में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो विटामिन ऊर्जा नहीं देते, लेकिन इनके बिना शरीर का मेटाबॉलिज्म पूरी मशीनरी ठप हो जाएगी। इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है: वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। ये वर्गीकरण सुनने में तो आसान लगता है, पर इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, जो विटामिन वसा में घुलते हैं, ए, डी, ई और के, वो हमारे शरीर के फैट टिश्यू और लिवर में जमा हो सकते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास इनका एक रिजर्व रहता है। लेकिन इसका एक खतरा भी है। अगर हम इन्हें जरूरत से ज्यादा लें तो ये शरीर में जमा होकर जहरीला असर टॉक्सिक इफेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, और पानी में घुलने वाले विटामिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स और सी? वो शरीर में जमा नहीं होते। अगर आप जरूरत से ज्यादा भी ले लें तो वे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए इनका रोज सेवन जरूरी है। आप एक दिन में बहुत सारा विटामिन सी खाकर पूरे हफ्ते के लिए निश्चिंत नहीं हो सकते। चलिए, अब कुछ प्रमुख विटामिन के अंदर झांकते हैं। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये शब्द हम हर जगह सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है? शरीर के अंदर असल में होता क्या है? कल्पना कीजिए कि हमारी कोशिकाएं छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो लगातार ऊर्जा बना रही हैं। इस प्रक्रिया में धुएं की तरह कुछ हानिकारक कण भी निकलते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स? जी, ये फ्री रेडिकल्स बहुत अस्थिर होते हैं और कोशिका की मशीनरी को कह सकते हैं जंग लगाने जैसा नुकसान पहुंचा सकते हैं। विटामिन सी जैसा एंटीऑक्सीडेंट एक सुपर हीरो की तरह काम करता है, जो इन फ्री रेडिकल्स को पकड़कर निष्क्रिय कर देता है। वाह! इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए ये घाव भरने और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए इतना जरूरी है। ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। अब एक और दिलचस्प विटामिन पर आते हैं, B12 या साइनोकोबालामीन। स्रोत कहते हैं कि इसमें कोबाल्ट धातु होती है। ये पौधों में नहीं पाया जाता और इसकी कमी से एक खास तरह का एनीमिया होता है। ये तीनों बातें आपस में कैसे जुड़ी हैं? ये एक शानदार कहानी है। कोबाल्ट धातु जो है वो विटामिन B12 के अणु के ठीक केंद्र में होती है, जैसे किसी चाबी का सबसे जरूरी हिस्सा। इसी कोबाल्ट की वजह से B12 अपना काम लाल रक्त कोशिकाओं को बनाना और हमारे नर्वस सिस्टम की सुरक्षा करना वो कर पाता है। और ये पौधों में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पौधे से बना ही नहीं सकते। ये जटिल अणु सिर्फ कुछ खास तरह के बैक्टीरिया और आर्किया ही बना सकते हैं। इसलिए शाकाहारी जानवरों को ये उनके पेट में मौजूद बैक्टीरिया से मिलता है। और इंसानों के लिए ये एक रिमाइंडर है कि हम अपनी सेहत के लिए भी सूक्ष्म जीवों की दुनिया पर कितने निर्भर हैं।
तो हमारा शरीर खुद विटामिन B12 नहीं बना सकता, हमें ये बाहरी स्रोतों से ही लेना पड़ता है। इसी तरह विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि हमारा शरीर इसे धूप में बना सकता है। स्रोत में ये भी लिखा है कि ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। एक विटामिन और एक हार्मोन, इन दोनों में क्या फर्क है? आमतौर पर विटामिन एक सहायक अणु होता है जो किसी एंजाइम को अपना काम करने में मदद करता है, लेकिन हार्मोन एक संदेशवाहक होता है जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल लेकर जाता है। अच्छा। विटामिन डी दोनों काम करता है। जब धूप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा इसे बनाती है और फिर ये खून के जरिए हमारी आंतों तक ये संदेश लेकर जाता है कि अब भोजन से कैल्शियम सोखना शुरू कर दो। ये संदेश देना ही इसका हार्मोन वाला काम है। और स्रोत में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है विटामिन के बारे में। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया ही हमारे लिए बना देते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे अगले विषय के लिए एक बेहतरीन पुल है। हम अक्सर अपने शरीर को सिर्फ अपना समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम एक चलता फिरता इकोसिस्टम हैं जिसमें खरबों सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो चलिए अब इन अदृश्य साथियों और दुश्मनों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। सूक्ष्म जीवों की दुनिया में सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। हम अक्सर इन्हें सिर्फ बीमारी से जोड़ते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी भी हैं। निश्चित रूप से। दही बनाने वाले लैक्टोबैसिलस से लेकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम तक बैक्टीरिया जीवन के लिए अनिवार्य हैं। यहाँ तक कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज भी इसी दुनिया से जुड़ी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कोई बहुत साफ सुथरे वैज्ञानिक नहीं थे। वो छुट्टियों पर गए और बैक्टीरिया वाली पैट्री डिश मीज़बरी छोड़ दी। जब लौटे तो देखा कि एक डिश पर फफूंद उगाई थी और उस फफूंद के चारों ओर सारे बैक्टीरिया मर चुके थे। कोई और होता तो उसे फेंक देता, पर फ्लेमिंग की जिज्ञासा ने दुनिया को पेनिसिलिन दिया, जो पेनिसिलियम नोटाटम नाम के कवक यानी फंगस से मिली थी। ये कहानी बताती है कि विज्ञान में संयोग का कितना बड़ा हाथ है। अब कवक की बात चली है तो लाइकेन का भी जिक्र आता है, जो कवक और शैवाल का सहजीवन है। इन्हें वायु प्रदूषण का सूचक क्यों कहा जाता है? ये ऐसा क्या करते हैं? देखिए, लाइकेन में जड़ें नहीं होती। वे अपनी जरूरत का पानी और पोषक तत्व सीधे हवा से सोखते हैं। इसका मतलब है कि हवा में मौजूद हर चीज, अच्छी और बुरी, उनके शरीर में चली जाती है। जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक बढ़ते हैं तो लाइकेन उन्हें भी सोख लेते हैं और मर जाते हैं। अच्छा। इसलिए अगर किसी जगह पर लाइकेन नहीं दिख रहे तो ये एक चेतावनी है कि वहां की हवा साफ नहीं है। और इस सूक्ष्म जीवों की दुनिया का सबसे रहस्यमयी किरदार है वायरस। स्रोत में इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। ये परिभाषा थोड़ी उलझन भरी है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? इसे एक कंप्यूटर वायरस वाली USB ड्राइव की तरह सोचिए। जब तक ड्राइव आपके हाथ में है, ये एक निर्जीव वस्तु है। ये खुद कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही आप इसे कंप्यूटर में लगाते हैं, इसका कोड एक्टिवेट हो जाता है और ये कंप्यूटर के सिस्टम पर कब्जा करके अपनी हजारों कॉपियां बनाने लगता है। बिल्कुल। वायरस भी ठीक ऐसा ही है। किसी जीवित कोशिका के बाहर ये एक बेजान कण है, लेकिन कोशिका के अंदर जाते ही ये उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है। इसीलिए ये जिंदगी और बेजान चीज के बीच की एक अजीब सी पहेली है। और कुछ वायरस जैसे HIV तो और भी ज्यादा शातिर होते हैं। उन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में जानकारी का प्रवाह होता है DNA से RNA की ओर। ये एक तरफा रास्ता है। लेकिन रेट्रोवायरस के पास एक खास एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इस नियम को तोड़ देता है। मतलब ये उल्टा काम करता है? हाँ, ये अपने RNA कोड का इस्तेमाल करके उल्टा DNA बनाता है और उस DNA को हमारी कोशिका के असली DNA में हमेशा के लिए चिपका देता है। ये ऐसा है जैसे कोई घुसपैठिया आपकी पहचान बदलकर आपके घर का स्थायी सदस्य बन जाए। HIV यही करता है। तो अब जब हम इन सूक्ष्म जीवों के काम करने का तरीका समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे होने वाली प्रमुख बीमारियां कैसे फैलती हैं और हम उनसे कैसे लड़े हैं। पोलियो का उदाहरण लेते हैं। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हुआ कैसे? ये दशकों तक चले एक जबरदस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान का नतीजा था। 2 बूंद जिंदगी की सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मिशन था। स्वास्थ्यकर्मी हर गांव, हर घर तक पहुंचे ताकि एक भी बच्चा टीके से न छूटे। ये दिखाता है कि जब विज्ञान और सामाजिक इच्छा शक्ति एक साथ काम करती हैं, तो ऐसे दुश्मन को भी हराया जा सकता है। बिल्कुल सही।
मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी एक बड़ी चुनौती हैं। एडीज मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है, जबकि मादा एनोफिलीज मलेरिया फैलाती है। एक मच्छर बीमारी फैलाने में इतना कारगर क्यों होता है? क्योंकि मच्छर एक बेहतरीन फ्लाइंग सिरिंज है। जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर किसी मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को काटती है तो वो खून के साथ मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम को भी चूस लेती है। फिर जब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो खून चूसने से पहले अपनी लार की एक बूंद उस जगह पर छोड़ती है ताकि खून जमे ना। अच्छा, इसी लार के साथ प्लाज्मोडियम स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह एक बहुत ही कुशल डिलीवरी सिस्टम है। और एड्स के मामले में, जैसा आपने बताया, HIV वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम के जनरल यानी टी हेल्पर कोशिकाओं पर ही हमला कर देता है। बिल्कुल, ये शरीर की सुरक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देता है। इसके बाद शरीर सर्दी जुकाम जैसे मामूली संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता, और यही स्थिति एड्स कहलाती है। ARK यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वायरस को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे शरीर में फैलने से रोक देती है, जिससे व्यक्ति एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। ये पूरी चर्चा बहुत ही जानकारीपूर्ण रही। हमने पोषण की मूल बातों से शुरू करके विटामिन की गहराई, सूक्ष्म जीवों की रहस्यमयी दुनिया और फिर उनसे होने वाली बीमारियों के तंत्र को समझा। चलिए, जाने से पहले इस सब के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा सबक, हमारा शरीर सिर्फ हमारा नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। हमारी आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन बनाते हैं। दूसरा, विटामिन सिर्फ कमी पूरी करने वाले तत्व नहीं है। विटामिन C एक बॉडीगार्ड है जो कोशिकाओं की रक्षा करता है, और विटामिन D एक डाकिया है जो संदेश पहुंचाता है। तीसरा, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक पहेली है, जो एक निर्जीव कोड की तरह होता है और जीवित कोशिका में जाकर ही जिंदा होता है। चौथा, बीमारियों के वाहक जैसे मच्छर या मक्खी बीमारी फैलाने में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव। मादा एनोफिलीज के बिना मलेरिया नहीं फैल सकता। और पांचवा, भारत ने चेचक 1977 और पोलियो 2014 जैसी भयानक बीमारियों का उन्मूलन करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है, जो विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य के समन्वय की ताकत को दिखाता है। परीक्षा की तैयारी में लगे सभी अभ्यर्थियों के लिए हमारा यही संदेश है कि तथ्यों को रटने की बजाय उनके बीच के संबंधों को समझें। जब आप ये समझ जाएंगे कि विटामिन K और आंत के बैक्टीरिया का क्या रिश्ता है या HIV कैसे काम करता है, तो जानकारी अपने आप याद रह जाएगी। निरंतरता बनाए रखें और स्मार्ट अध्ययन पर ध्यान दें। और अंत में एक विचार आप सभी के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में हमने पारंपरिक संक्रामक रोगों की बात की, लेकिन आज के दौर में बदलती जीवन शैली के साथ मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी लाइफस्टाइल बीमारियां एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। इस पर सोचें कि इन नई महामारियों में रोगजनक या पैथोजन कौन है? क्या वो कोई वायरस या बैक्टीरिया है, या फिर हमारी अपनी आदतें और हमारा बनाया हुआ पर्यावरण? भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियां शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी हैं।